हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त तुर्की में इलेक्शन है और ये इलेक्शन बहुत ही अहम समझे जा रहे हैं। 14 मई को होने वाले इलेक्शन में वहां प्रेसिडेंट के लिए और पार्लियामेंट की 600 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें एर्दोगान के सामने 3 और कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट को बहुत ही मजबूत कहा जा रहा है जो उनके सामने मौजूद है। उस सब के बारे में जानने के लिए हमने कोशिश की है अंकारा से बात करने की। अंकारा में हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, पत्रकार हैं। वो कुछ दिन पहले तक वहाँ की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू के साथ काम कर रहे थे। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, लेकिन वो अब भी वहाँ इलेक्शन कवर करने के लिए मौजूद हैं। अमेरिका के किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भारत के लिए भी वो कवर कर रहे हैं। इफ्तिखार गिलानी चूँकि वहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं, इसलिए वो उन सभी रिपोर्टर्स से बेहतर इनसाइड स्टोरी जानते हैं जो दूसरे मुल्कों के रिपोर्टर्स वहाँ सिर्फ इलेक्शन कवर करने के लिए गए हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब एक लंबे अरसे से मीडिया से जुड़े हुए हैं। इस वक्त भी वो भारत और कई मुल्कों के मीडिया के लिए लिखते हैं। उनके मज़ामीन बहुत ही पसंद किए जाते हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया अपने मसरूफ़ टाइम में से। अंकारा में एक हिंदुस्तानी बोलने वाला हमें मिल जाए तो बहरहाल वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। मुल्क भर में एर्दोगान साहब के चाहने वाले बहुत हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत, पाकिस्तान और इस इलाके के मुल्कों में। ख़ास तौर पर अर्तगल गाज़ी देखने के बाद कुछ लोगों का बहुत ही जज्बाती एक ताल्लुक़, एक जज्बाती जुड़ाव है एर्दोगान साहब से नज़रियाती तौर पर। इसलिए बहुत ही अहम है हमारे लिए ये समझना कि ये इलेक्शन कैसे हैं। गिलानी साहब, आप बताइए कि आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं। अगर एक तरह से कहा जाए कि दुनिया का अहम तरीन इलेक्शन है और हालिया तारीख में इससे बड़ा इलेक्शन जो कि पूरी दुनिया की निगाहें इस इलेक्शन पर है, तो हम बिल्कुल हक बजानिब होंगे अगर हम ये कहेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है जिस तरह से टर्की ने पिछले 20 सालों में जो प्रोफाइल जो बनाया हुआ है, ग्लोबल प्रोफाइल जो बना हुआ है, और इस तरह से जो है उसके इस तरह से जो प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोगान का एक तरह से ग्लोबल प्रोफाइल बन चुका है। और टर्की की जो इनरोड्स हुए हैं इस दौरान अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, और एक तरह से जो है अगर एक तो जो डेवलपमेंट वगैरह तरक्की या तुर्की जो है एक डेवलपिंग वर्ल्ड का एक हिस्सा बना है पिछले 20 सालों के दौरान, उसमें जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट एर्दोगान को। और इस लिहाजा ये एक चीज बता देता हूँ कि अमेरिका के बाद इस वक्त दुनिया के जो गरीब तरीन ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको इमदाद देने वाला इस तुर्की एक अगर फिकस GDP के हिसाब से आप देखें, तुर्की अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है दुनिया में। लिहाजा इस प्रोफाइल को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है और 20 साल हो गए प्रेसिडेंट एर्दोगान को यहाँ इक़्तिदार में, और ये इस वक्त बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। इस 14 मई को जो फर्स्ट राउंड होगा इलेक्शन का, जिसमें 600 अरकान पार्लियामेंट भी मुंतखब होंगे, और इसमें अगर यहाँ पर आईनी तौर पर किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1, मतलब 50 ना 51 नहीं बल्कि 50% प्लस 1 वोट लेना जरूरी होता है। अगर वो लेने में कामयाब नहीं होता है तो पहले 2 कैंडिडेट जो है उनके दरमियान फिर सेकंड राउंड होता है, और सेकंड राउंड होगा 28 मई को। और अभी तक जो रायमा के जायजे हैं उनसे लगता है कि दोनों जो मेन 2 कैंडिडेट हैं उनमें कोई भी 50% क्रॉस नहीं कर रहा है, जो अक्सर ओपिनियन पोल्स अभी तक आए हैं। इसलिए लगता है कि शायद सेकंड राउंड भी हो सकता है। अगर मैं आपको जस्ट एक सरसरी तौर पर बता दूं, 4 कैंडिडेट हैं इस वक्त जो प्रेसिडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। इनमें जो रजब तय्यिप एर्दोगान है, जो आक पार्टी या जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जिसका नाम है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसको जो है शॉर्ट में आक पार्टी कहा जाता है। इसी तरह से केमाल किलिचदारोग्लू है जो कि अपोजिशन के लीडर थे। यहाँ पर अपोजिशन जो मेन अपोजिशन है रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी जिसको CHP कहते हैं, उसके लीडर हैं। ये 2 मेन कैंडिडेट हैं। उसके अलावा तीसरे और चौथे भी कैंडिडेट हैं, मुहर्रम इंजे हैं। उनकी खुसूसियत ये है कि पिछली बार 2018 में एर्दोगान ने इन्हीं को हराया था। ये उस वक्त मेन कैंडिडेट थे एर्दोगान के अगेंस्ट। ये उस वक्त CHP मतलब मेन अपोजिशन पार्टी में थे। बाद में वो अपोजिशन से अलग होकर उन्हें अपनी पार्टी होमलैंड पार्टी बनाई।
इसी तरह से जो है सिनान ओवान है, ये भी लड़ रहे हैं। ये एक एंसेस्टर अलायंस है और ये रेसिस्ट और एंटी फॉरेनर, एंटी रिफ्यूजी अलायंस, 3-4 पार्टियों का अलायंस है, उसके कैंडिडेट हैं ये। तो अगर आप एक तरह से देखें, 2 मेन कैंडिडेट हैं और जो इनका भी तकरीबन जो है, जो मुहर्रम एनजे है, उनका भी तकरीबन जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त बताया जा रहा है कि उनके पास भी तकरीबन 9 या 10% के करीब वोट है, और ये वोट जो है अपोजिशन का वो काट रहे हैं। लेकिन जो आप दिन करीब आते जा रहे हैं, उनका वोट कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी तकरीबन 3-4% वोट इस वक्त भी उनके पास है। और ये वोट जो है अपोजिशन अलायंस जो है, अपोजिशन का जो है, उसको खासा नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो कैंडिडेट्स की बात हो गई, 4 कैंडिडेट्स की बात हो गई। दूसरी जो है दूसरा मैं बताता हूँ, इस बार जो है यहाँ इलेक्शन में तकरीबन 50 लाख के करीब नए वोटर्स जो हैं फर्स्ट टाइम जो वोट दे देंगे, और उनमें अक्सर नौजवान हैं, यंग लोग हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे जो हैं, जो ओपिनियन पोल्स में जिन्होंने अभी तक अपनी प्रेफरेंस नहीं दिखाई है, लिहाजा लास्ट मिनट पर जो है इनका वोट खासा फैसला कुन साबित हो सकता है। और ये मैंने जैसे मैं बता दिया कि बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला है। अब अगर आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की तरफ आप देखें, अगर हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, या मेरे ख्याल में जो इंडियन मीडिया भी हम देखते हैं, तो वहां पर एक तरह से एक मिसकंसेप्शन सा है कि ये इलेक्शन जो है एक तरफ से इस्लामिस्ट्स हैं, दूसरी तरफ सेकुलरिस्ट से, इन दो के दरमियान ये इलेक्शन है। जबकि अगर आप इन दोनों इतिहादों को देखें, जो 2 अलायंसेस हैं, ये जो हुक्मरान अलायंस था, इसमें पहले 4 पार्टियां थी, अब उसमें 8 पार्टियां हुई हैं, 8 पार्टियां हैं। अगर आप इसका अगर आप जायजा लेते हैं तो आप देख लीजिए कि जो हुक्मरान पार्टी है, आक पार्टी है, जिसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कहते हैं, जिसके सरबराह जो है रजब तैयब अर्दोगान है, ये सेंट्रल लेफ्ट कंजर्वेटिव पार्टी है। इसको जो सपोर्ट जो कर रहे हैं, जैसे ग्रेट यूनिटी पार्टी है, ये इस्लामिस्ट है, और न्यू वेलफेयर पार्टी है, वो इस्लामिस्ट है। डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टी है, जो लेफ्टिस्ट है। इस तरह से ग्रेट तुर्किया पार्टी है, वो बिल्कुल टर्किश नेशनलिस्ट पार्टी है। इसी तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी है, वो बिल्कुल अल्ट्रा टर्किश नेशनलिस्ट है ये पार्टी। लिहाजा अगर आप देखें इस इतिहाद को, ये भी एक तरह से जो है रंगारंग इतिहाद है। इसमें इस्लामिस्ट्स भी हैं, लेफ्टिस्ट्स भी हैं, नेशनलिस्ट्स भी हैं इस इतिहाद में, जो अर्दोगान के अंडर इलेक्शन लड़ रहा है। 4 पार्टी का इलेक्शन है। मैं ये अपोजिशन के लिए खास एक मतलब चीज हुई थी इस बार की, कुर्द पार्टियां जो अपना कैंडिडेट उन्होंने खड़ा नहीं किया। कुर्दों की जो मेन पार्टी है, जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में, एचडीपी जिसको कहते हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उन्होंने अपोजिशन अलायंस को सपोर्ट करने का ऐलान किया। लेकिन उसके जवाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई यहाँ पर। वो डेवलपमेंट ये हुई, कुर्दों की एक और पार्टी है, इस्लामिस्ट पार्टी है, उसको खुदा पार्टी कहते हैं, फ्री काज पार्टी। उन्होंने जो है अर्दोगान को सपोर्ट करने का ऐलान किया और अर्दोगान के अलायंस में वो शामिल हो गए। लिहाजा कुर्द वोट भी तकरीबन पूरी तरह जो है अपोजिशन की झोली में नहीं गिरेगा। उसमें भी एक फ्रैक्चर करने में अर्दोगान कामयाब हो गए हैं। इसी तरह से अगर आप फिर अपोजिशन के अलायंस की तरफ आप देखते हैं, अपोजिशन का अलायंस जो है बेसिकली 6 पार्टियों पर मुश्तमिल था, और अब इस वक्त जो है उसमें 17 पार्टियां शामिल हो गई हैं। इन 17 पार्टियों का ये भी कोई आइडियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट, राइट, लेफ्ट, इस्लामिस्ट, नेशनलिस्ट, तकरीबन सभी पार्टी, और उनका एक ही वाहिद एजेंडा है, वो है कि अर्दोगान को किसी तरह से पावर से बाहर करना है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं, अगर हम इंडियन ऑडियंस को समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह का अलायंस बना है, तो आप 77 में जनता एक्सपेरिमेंट और 89 में जनता दल एक्सपेरिमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। उस वक्त जो है 77 में सिर्फ एक ही आरएसएस से लेकर लेफ्ट वगैरह सब एक साथ, सोशलिस्ट सब एक साथ जयप्रकाश नारायण के अंडर एक साथ हो गए थे, ताकि किसी तरह से जो इंदिरा गांधी से छुटकारा पाया जा सके। इसी तरह से 89 में भी उस वक्त बोफोर्स की वजह से जो राजीव गांधी को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए जो अलायंस बना था, उसमें बीजेपी भी थी, लेफ्ट पार्टीज भी थी। बिल्कुल इसी तरह का अलायंस बना हुआ है ये। जैसे इसमें जो है रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी CHP जो है, जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जिसकी बुनियाद डाली थी जब ये रिपब्लिक बना था टर्की 100 साल पहले, और इस पार्टी ने जो है तकरीबन पहले तो 20 साल कंटिन्यूअस इक़्तिदार में रही, और उसके बाद भी इंटरमिटेंटली इक़्तिदार में रही है। लास्ट इक़्तिदार में 79 तक थी। इस पार्टी के सरबराह जो है कमाल कलिचदारोग्लू जो है, जो ज्वाइंट अपोजिशन के कैंडिडेट हैं,
इन 17 पार्टियों के कैंडिडेट है। ये सेंटर लेफ्ट पार्टी है, लेकिन अगर उस आप जायजा देखें उसमें उनकी जो नेक्स्ट पार्टी है, जो सबसे बड़ी सपोर्टिंग पार्टी है, वो गुड पार्टी है, ये पार्टी, वो बिल्कुल अल्ट्रा टर्क नेशनलिस्ट है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी आप देखें उसमें कम्युनिस्ट्स भी हैं, कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उसमें, सोशल डेमोक्रेट्स हैं उसमें, क्लासिकल लिबरलिज्म है, एक पार्टी है वुमेन्स पार्टी जो बिल्कुल फेमिनिस्ट पार्टी है, ग्रीन पॉलिटिक्स की पार्टी है, लिबरलिज्म की पार्टियां हैं। और खास बात जो है वो ये है कि जो टर्की की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है, सादत पार्टी, वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है। और एक और खास बात यह है कि जब अपोजिशन का अलायंस की बात हुई थी, पहले छह पार्टियां थी, तो उसमें जो है कमाल कलिचदारों के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था, क्योंकि अपोजिशन में जो टर्क नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनका कहना था ये बहुत वीक कैंडिडेट है, इसकी बेसिस पर हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो है CHP जो मेन अपोजिशन है, मैं ये कह सकते हैं एक तरह से जो इंडिया की कांग्रेस की तरह, उन्होंने कहा नहीं हमारा कैंडिडेट यही है, यही कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है। तो उस पर जो कंसेंसस जो बना, वो कंसेंसस में सादत पार्टी के जो सरबराह है करीम जो है तैमुल करीमुल्लू, उन्होंने इंतहाई अहम रोल अदा किया। और नेगोशिएशंस पूरी की पूरी अपोजिशन की सादत पार्टी के ही हेडक्वार्टर में हुई, और इंटेंस 5 दिन की नेगोशिएशंस के बाद तैमुल करीमुल्लू ने ही अनाउंस करा, ये जो है कलिचदारों की कैंडिडेटसी को अनाउंस किया। लिहाजा ये भी एक रंगारंग अलायंस है, दोनों तरफ से इस्लामिस्ट्स हैं, दोनों तरफ से नेशनलिस्ट्स हैं, दोनों तरफ से सेकुलरिस्ट हैं, दोनों तरफ से लेफ्टिस्ट्स हैं। लिहाजा इसको ये कहना है कि एक तरफ से इस्लामिस्ट वर्सेस सेकुलर ये कोई एक जंग है यहाँ पर, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, ये बताइए गिलानी साहब, इलेक्शन में इश्यूज क्या हैं? एर्दोगान साहब अपनी क्या क्या कामयाबियां गिनवा रहे हैं, और उनके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो उनकी क्या नाकामियां गिनवा रहे हैं? वो ये सुनाइए जा रहा है कि इस वक्त बहुत महंगाई है और लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। क्या कुछ हैं इश्यूज इस वक्त? अगर आप यहाँ पर एनालिस्ट से बात करें, यहाँ पर अगर लोगों से बात करें, तो वो उन लोगों का कम से कम इस पर बिल्कुल इत्तेफाक है कि एर्दोगान अगर हारता है तो अपोजिशन की वजह से वो नहीं हारेगा। एर्दोगान अगर इस वक्त हारेगा तो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से हारेगा। इकोनॉमी यहाँ पर पिछले 3 सालों से, 2 सालों से खास तौर पर, और पिछले 1 साल से इकोनॉमी यहाँ पर बिल्कुल एक टैंक हो चुकी है। एक लीरा जो 2019 में जो लीरा जो है 4 लीरा का $1 होता था, वो अब 19 लीरा तक पहुंच चुका है डॉलर। और चूंकि टर्की की इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी मार्केट इकोनॉमी है, पूरी की पूरी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बिल्कुल कंप्लीटली 100% मर्ज है, लिहाजा उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ रही हैं। रियल एस्टेट के प्राइसेस काफी बहुत ही बढ़ चुके हैं, जहां पर अगर मकान का एक किराया जो है 1200-1000 लीरा होता था, अब वही किराया तकरीबन शहरों, अंकारा जैसे शहर में तकरीबन वही 7000-8000 लीरा तक पहुंच चुका है। इस्तांबुल में तो और भी ज्यादा, इस्तांबुल में तकरीबन 10-15 हजार लीरा तक पहुंच चुका है, जबकि मिनिमम वेज जो है वो उससे बहुत ही कम, $420 के आसपास वो मिनिमम वेज है। मतलब एक तरह से आप 20-25 हजार डॉलर लीरा, लेकिन जो है अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो है उससे कहीं बहुत ज्यादा है। एक इस कीमत से तो आप एक छोटा सा फ्लैट भी किराए पर नहीं लिया जा सकता है यहाँ पर। तो अब इसकी ये एक बहुत बड़ी वजह हुई है, एर्दोगान के खिलाफ जो अपोजिशन को एक बहुत बड़ा हथियार मिला है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से, मैं ज्यादातर हैरान तो इस बात पर हुआ कि मैं कुछ दिनों पहले, अरसा पहले जो अर्थक्वेक वाला एरिया जो है, उस एरिया में मैं घूम रहा था, मैं कहरमान जो है या उस्मानिया वगैरह, जहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, अदाना वगैरह, एक मतलब एक इंटरेस्टिंग मतलब एक तरह से थी कि वहां पर तो ज्यादा हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए थी, हुकूमत के खिलाफ एक सेंटिमेंट होना चाहिए था। वहां पर लोग जो है उनका कहना था कि इस वक्त वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि एर्दोगान पावर से बाहर जाए, क्योंकि तसलसल कंटिन्यूटी उनको खतरा था कि हमें जो है इन्होंने वादे किए हैं कि अगले साल तक 3 लाख मकान बनाकर उनको फ्री में बांटेंगे, तो वो हो सकता है कहीं उसको कोई इस पर कोई असर ना आ जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप जो महंगाई है ये इस वक्त एर्दोगान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन इस दौरान जो है एर्दोगान ने, अगर इस वक्त अगर आप एक तरह से देखेंगे दोनों अलायंसेस, एर्दोगान का इस वक्त जो है, एक तो उसने अमेरिकन एम्बेसडर जो ने यहाँ पर इस तरह मुलाकात की थी अपोजिशन लीडर से, और उससे पहले बाइडेन ने भी एक बार कहा था
पावर में आने से पहले ही, जब अमेरिकन इंतखाबात की मुहिम हो रही थी कि वो देखना चाहेंगे कि अर्दोगान पावर से बाहर हो, लिहाजा एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और एंटी वेस्ट सेंटिमेंट अर्दोगान अपनी तकरीरों में खूब उसको जो है उजागर कर रहे हैं और उसको खूब कैश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है इस तो अभी तक जो अचीवमेंट्स की हैं, खासतौर पर डिफेंस के हवाले से टर्की को बिल्कुल एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाया है। ये ड्रोन्स, जो टैंक्स, जो नई टैंक्स जो उनको भी अनवील की, और इस तरह से जो नकाब कुशाई की, उसकी एक जो उनका जो बहरी जहाज है एक, उसकी भी नकाब कुशाई की। 5th जनरेशन फाइटर जो है उसको उन्होंने भी रिलीज किया, उसको उन्होंने अभी कमीशन किया। लिहाजा ये सब चीजें जो है, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ टर्की में किसी ऐसे आदमी से जिसने 20 साल पहले का टर्की देखा है, तो वो ये मतलब ये तो तस्लीम तो कर ही रहा है कि तुर्की में जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं 20 सालों की ही देन है, क्योंकि एक अर्दोगान को एक कुशन मिला था पिछले पहले 10 साल में, और उस 10 सालों की वजह से एक बहुत बड़ा तबका यहाँ का, खासतौर पर अनातोलिया वाला एरिया जो है, ये खासा गरीब एरिया था, उसको जो है उन्होंने मिडिल क्लास में पहुंचा दिया, उसकी इनकम बढ़ा दी, उसको जो है बाकी एरियाज हैं जो मेडिटेरियन एरियाज या इस्तांबुल का जो एरिया था, ये काफी दौलतमंद एरिया, उनके बराबर उनको लाकर खड़ा कर दिया। लिहाजा एक वो यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस हैं। लेकिन अब वही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 20 साल अब हो गए, अब जो कुछ अर्दोगान को देना था वो दे चुके हैं, अब उनके पास और देने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा अब और जो बाकी लोग हैं उनको अब टेस्ट किया जाए। ये और जो अपोजिशन है, अपोजिशन का एक मेन एक नरू है टर्कस की, एक नरू, वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्लोज देखना चाहते हैं यूरोप के साथ, देन द मिडिल ईस्ट। ये एक टर्क नेशनलिस्ट का एक ये रही है, बहुत पहले से इनका एक अर्ज रही है, और अपोजिशन उस पर खेल रही है। अपोजिशन के जो रहनुमा है कमाल कलिचदारलो, उन्होंने जो है अनाउंस किया है कि जब इक़्तिदार में आएंगे 3 महीने के अंदर ही वो टर्कों के लिए, जिनके पास टर्क पासपोर्ट है, उनके लिए यूरोप वीजा फ्री कर देंगे। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो नेगोशिएशंस 2007 से स्टॉल पड़ी हुई है, मतलब उसमें तकरीबन 70 के करीब शराइत थी जो टर्की को फुलफिल करनी थी, उसमें 5 शराइत टर्की ने अभी तक फुलफिल नहीं की, या उसके बाद नेगोशिएशंस टूट गए थे। उसमें एक अहम ह्यूमन राइट्स वगैरह तो हैं ही, और उसमें एक LGBT वाला इशू भी है उसमें, उसको भी जो है रिकॉग्नाइज करने की बात है उन शराइत में। तो कमाल कलिचदारलू ने कहा है कि वो उन शराइत पर दोबारा गुफ्त शनीद करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्की एक बार फिर कोशिश करेगा। और ये खास तौर पर यहाँ जो नौजवान वोटर है उसको ये अपील कर रहा है। अच्छा गिलानी साहब, मैं अब आता हूं अर्दोगान साहब की इंटरनेशनल इमेज पर। दुनिया भर में बहुत से चाहने वाले ऐसे हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद 2023 में एक वो 100 साल का लंबा एक कोई एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा, तो शायद तुर्की में फिर से सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी, और अर्दोगान साहब को वो पहले खलीफा के तौर पर देखते हैं। वेस्टर्न मीडिया तो उन्हें सुल्तान तक भी कहता है। आप ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल इमेज है और जो मुल्क के अंदर इमेज है उनकी, क्या वो एक दूसरे से मेल खाती है? क्या कुछ है, कोई रिश्ता है, या सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है? वेस्टर्न मीडिया की तो वैसे ही हमेशा से कोई आदत रही है, वो उनको जो है सिंबलाइज करते हैं। ये एक जमाने में सद्दाम हुसैन को भी करते थे, एक जमाने में जो है कर्नल कद्दाफी को भी करते थे, एक जमाने में शाह फैसल को भी। ये वेस्टर्न मीडिया की तो वैसे एक बहुत पुरानी आदत है ये। लेकिन अगर एक तरह से एक्चुअली जो है ना, जब तक आपकी अपनी कंट्री डेवलप ना हो, आप क्या ग्लोबल इमेज अपने आप दिखा सकते हैं? अर्दोगान का जो पहले 10 साल का जो पीरियड था, वो एक तो सबसे पहले अहम चीज ये थी, मैं बता दूं आपको, जो जिसकी वजह से जो यहाँ पर रोज इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कलिचदारलू को, वो है सेकुलरिज्म के ऊपर। क्योंकि जब CHP का दौर यहाँ पर था, ये CHP का दौर यहाँ पर माना अगर यहाँ पर जो है खासा बदनाम इस सिलसिले में है कि इन्होंने वेस्टर्न सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया, उसको केमालिज्म भी कहते हैं, और उसके नतीजे में जो है स्कार्फ पर पाबंदी, और नतीजे में हेड स्कार्फ उस पर जो है हिजाब पर पाबंदी, और इस हद तक पाबंदी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब
कवासाकी जब वो पार्लियामेंट वो हिजाब में आई थी, इलेक्शन जीत करने के बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन हिजाब में आई तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया, उसके अगेंस्ट में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो किसी यूनिवर्सिटी में कोई तालिब इल्म कोई जो है वो स्कार्फ पहन कर नहीं जा सकती थी। मस्जिदों में यहाँ पर जो है बाज़ाब्ता जो है नोटिंग होती थी कि कौन कौन मस्जिद में जा रहा है, और अगर कोई सरकारी मुलाजिम कभी कोई हिम्मत करता मस्जिद वगैरह में जाने की तो उसको तो छोड़ को उसके रिश्तेदारों वगैरह उनके दूर के रिश्तेदारों तक को उसको भुगतना पड़ता था फिर वो। तो लिहाजा ये चीजें जो है ये चीजें भी उस वक्त अर्दोगान को इक़्तिदार में लाने का एक मौजब एक जरिया बन गई थी, क्योंकि उसने उस वक्त फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की थी, उसने इस्लामिज्म की बात नहीं की थी, उसने फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की थी। और फ्रीडम ऑफ चॉइस के बेसिस पर उसको उस वक्त अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने वोट दे दिए, और फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर उसने ये पाबंदी जो हिजाब के ऊपर ये खत्म करवा दी, और ये मस्जिदों को जो है प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर लाया गया। और इसी दौरान जो है जो इमाम हातिफ स्कूल्स जो थे उनको भी अच्छा खासा उनको ग्रांट्स वगैरह भी दी गई, और ये इस वक्त जो है दुनिया मतलब अगर कह सकते हैं आप एक बेहतरीन स्कूल्स भी हैं ये हैं ये जो हमारे यहाँ जो मदरसों का तस्वर है उससे एंटायरली डिफरेंट है ये। तो ये चीजें जो है ये अब इस वक्त जो है अगर आप खलीज दारुल जो है इसने अगर आप इसने पिछले जो 10 सालों से 20 सालों से इसने भी जो है अपनी CHP पार्टी को काफी चेंज किया उस मामले में। अगर आप देखें इस वक्त इस पूरे रमजान में जो है अंकारा का जो मेयर है मंसूर अवाश जो शायद वाइस प्रेसिडेंट होगा और जो CHP का मेन लीडर है, वो हर जुमे को जो है मस्जिद में आकर, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट मस्जिद में हमारे मुसलमान लीडर जाते हैं फिर बाहर गेट पर सबसे हाथ मिलाने के लिए बैठते हैं, वैसे ही वो मस्जिद में यहाँ पर नमाज़ें पढ़ने के बाद बाहर गेट पर बैठकर सबसे हाथ मिलाता था कि दिखाने के लिए कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं कोई ऐसा सेकुलर नहीं हूँ कि जो एंटी रिलीजन हूँ। लिहाजा जो है कमाल खलीज दारुल ने भी कहा है कहीं पर कि हमारा जो अब ये हम तो बिलीव कर रहे हैं सेकुलरिज्म के ऊपर, कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर ही सेकुलर है, लेकिन ये वो सेकुलरिज्म अब नहीं है जो सेकुलरिज्म पहले जिस सेकुलरिज्म पहले मानते थे, वो एंटी रिलीजियस सेकुलरिज्म था। और ये सेकुलरिज्म वो है कि सबको बराबर का मौका दिया जाए। फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर जो है वो खास अब वो ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक्चुअल अर्दोगान का स्लोगन था 2000 में। और दूसरी चीज थी अर्दोगान का एक और 99 में अगर आपको याद होगा इस्तांबुल के पास एक जलजला आया था, और इस जलजला उसमें काफी तकरीबन 20,000 के करीब लोग उसमें मारे गए थे। उस जलजले के बाद जो है जो मिस मैनेजमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट की थी, और वो उस मिस मैनेजमेंट को भी खूब कैश किया उस वक्त अर्दोगान ने, जिसकी वजह से वो 2002 में पहले उनकी पार्टी पावर में आई थी, क्योंकि वो खुद डिस्क्वालीफाइड थे, खुद वो फिर 2003 में आए थे पावर में। तो उस जिसकी वजह से जो उनकी आक पार्टी को लोगों ने उस वक्त जोक वोट दे दिए थे, क्योंकि वो भी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ डिफरेंट लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो जलजला वाला एरिया में उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली बेटर है रादर देन अदर एरियाज में। तो मतलब एक तरह से उस वक्त भी ये एक जलजला और इकोनॉमी अगर आप देखें अर्दोगान जो है उसकी पावर जो है वो दो पिलर्स पर टिकी हुई थी, 2 पिलर्स की वजह से वो पावर में आए थे। एक सबसे ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर, उस वक्त भी इकोनॉमी की पोजीशन इंतहाई खराब थी। अगर उस वक्त जो है तकरीबन कई मिलियन लीराज का $1 होता था, जिसको अर्दोगान ने 10 सालों में तकरीबन 2 लीरा तक पहुंचा दिया था डॉलर के मुकाबले में। और 2019 में तकरीबन 4 लीरा का $1 था, और इस वक्त अब 19 लीरा का है। और फिर एक तरह से जो है एक तुर्की को जो है एक लॉजिस्टिकल बेस बना दिया उसने दुनिया के लिए। एक अगर आप दुनिया में कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो रही हो, चाहे वो इंडिया में अटल टनल बन रही हो हिमाचल और लद्दाख के बीच में, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, चाहे कोई न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट हो, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स में इन बड़ी कंस्ट्रक्शन में टर्किश कंपोनेंट होना इंतहाई जरूरी होता है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन लीडर बना दिया तुर्की को। और चूंकि पैसा इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहा था, और पैसा आने की वजह से जो है ये एक दुनिया को इमदाद देने वाला मुल्क भी बन गया। तो ये सब चीजें जब ये चीजें हुई तो इसी दौरान जो है अरब लीग की जो आपका सवाल था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ।
अरब लीग के मुकाबले में, जैसे एक अरब लीग है, एक इथनिक ग्रुप है एक अरब्स का, उसी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की काउंसिल बनाई, जिसका टर्की ने बुनियाद डाली, और इस वक्त इसमें अजरबैजान है, कजाकिस्तान, पूरे सभी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसमें। और इसके अलावा जो रूस के वो एरिया जहाँ टर्की नस्ल के लोग हैं वो भी एज ए ऑब्जर्वर उसमें आते हैं, उनके वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उसके वहाँ पर गवर्नर्स हैं, बशखोरिस्तान, दागिस्तान, जो साउदर्न रशिया का जो एरिया है। तो वो एक चीज उसने बनाया, एक वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की काउंसिल जो बनाई, वो एक बहुत बड़ी, उसका हेडक्वार्टर इस्तांबुल में ही है। और इसके अलावा जो है उन्होंने जो एक अफ्रीका में जो इनरोड्स बनाए टर्की ने इस दौरान, वहां पर अफ्रीका के जो वो कंट्रीज जो फ्रांस के तहत रहे हैं, अगर आपको हैरत होगी कि अभी भी उनको अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज का 50% उनको फ्रांस की ट्रेजरी में रखना पड़ता है, तो फ्रांस उसके बदले में उनको गारंटी दे देता है, फ्रेंच ट्रेजरी उसके बदले में उनको बैंक गारंटी देती है, और वो ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और तेल खरीद सकते हैं वगैरह कर सकते हैं। उनमें से तकरीबन बेशतर कंट्रीज को टर्की ने उस चुंगल से निकालकर सेनेगाल में उनके लिए एक बैंक बनाया। और अब ये कंट्रीज जो हैं, ये सब के सब इस वक्त अब फ्रांस से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमने आपकी ट्रेजरी में जमा किया हुआ है पिछले 40 सालों से 50 सालों से, जब से हम आज़ाद हुए, वो हमें वापस दे दो। और अगर वो वापस लेने में वाकई कामयाब हो गए तो फ्रेंच इकोनॉमी का तो बट्टा बैठ जाएगा। फ्रांस और तुर्की के दरमियान इस दौरान जो मामला जो खराब हुए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही थी। इसी तरह से जो है साउथ अमेरिका में भी इस वक्त जो है टर्की जो है इमदाद देने वाला वहाँ का सबसे बड़ा मुल्क है। वहाँ उन्होंने अच्छे खासे इनरोड्स बना दिए साउथ अमेरिका में। तो लिहाजा ये लेकिन ये कहना है कि अर्दोगान जो है अपने किसी वो जो खिलाफत वगैरह वाला जो है वो सिस्टम वापस लाकर, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब दुनिया काफी बदल चुकी है और बॉस्फोरस में जो है तब से काफी पानी बह चुका है। वो अब मेरे ख्याल में किसी के बस की बात नहीं है। वो काफी लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अर्दोगान ने अपनी कंट्री को जो है एक डेवलप्ड कंट्री में उसको 20 साल में पहुंचा दिया। यही एक बहुत बड़ा कारनामा है उनका। अच्छा, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इफ्तिखार गिलानी साहब, ये बताइए कि अगर रजब तैयब अर्दोगान इस इलेक्शन में हार जाते हैं तो क्या कुछ सूरत हाल होगी मुल्क के अंदर, और क्या कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली होने के इम्कान है? चूँकि तुर्की बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक तो उसकी लोकेशन है, और उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पर सीरिया, इराक और उधर रूस, इधर अमेरिका, इजराइल, इन सब के बीच में तुर्की जिस तरह से बिहेव करता है, क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी? सब अगर आप इसको डोमेस्टिक इम्पैक्ट जो है वो ये होगा, हो सकता है शायद इकोनॉमिक चेंज हो जाएगी, चेंज की वजह से हो सकता है इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल जाएगी। क्योंकि अर्दोगान ने अपनी एक अनऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसी को अपना लिया था। मतलब वो इंटरेस्ट रेट, मतलब इतनी इन्फ्लेशन होने के बावजूद उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने दिया। अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने से यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स का कहना है कि इससे जो है इन्फ्लेशन और ज्यादा तेजी होती गई। उन्होंने जो है एक जो मिनिमम वेज बढ़ाकर जो है मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन इधर से जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो जाहिर सी बात है वो पैसा लोगों को खर्च करना पड़ा, उससे और ज्यादा महंगाई हुई। तो वो एक अनऑर्थोडॉक्स, और वो उसमें उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं उसके लिए, उस इंटरेस्ट रेट न बढ़ाने के लिए। वो के लिए कि लोग वरना पैसा बैंकों में जमा रखेंगे और बंद रखेंगे पैसा, और इनमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने से वो पैसा मार्केट में आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही पेचीदा मसला है, और इसको मैं भी इकोनॉमी मेरी भी समझ से ऊपर ही जाती है, लिहाजा उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर आ जाएगी, मुझे लगता है पहला स्टेप जो उनका होगा वो यही होगा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिसकी हो सकता है शायद उससे जो है इन्फ्लेशन जो है किसी तरह से काबू में आ जाए। ये डोमेस्टिक सतह पर होगा। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो मुझे लग रहा है कि रशिया के हवाले से जो पॉलिसी अर्दोगान ने अपनाई है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगी। उसमें सिर्फ एक ही चेंज लगता है मुझे, ये होगी कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाई गई है रशिया के ऊपर,
جو کہ ترکی اس وقت ان کو بہت زیادہ فالو نہیں کرتا ہے. ہو سکتا ہے شاید اسٹرکٹلی ان کو فالو کرنا شروع کر دے. وہ صرف فرق پڑتا ہے, ورنہ جو ایک بیلنس جو رشیا اور یوکرین کے بیچ میں ترکی نے رکھا ہے وہ کنٹینیو رہے گا. اور وہ اپوزیشن پارٹیز نے کئی بار اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ وہ بیلنس کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن نیٹو کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ جو تعلقات ابھی تک خراب ہو گئے تھے وہ تعلقات دوبارہ استوار ہو جائیں گے. اور یورپ کے ساتھ خاص طور پر, کیونکہ یورپ کے ساتھ ان کو خاصی کنسیشنز لینی ہیں, اور امریکہ, یورپ وغیرہ جو ہے اگر ایک طرح سے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں بٹوین دا لائنز وہ اپوزیشن پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو کچھ اپوزیشن پارٹی کو کوئی نہ کوئی کنسیشنز دینی پڑیں گی ترکی میں واپس دوبارہ پاؤں جمانے کے لیے. اور جو نیٹو کے حوالے سے, جیسے سویڈن کو انہوں نے روک دیا تھا, سویڈن کو ممبرشپ نہیں دے رہا تھا نیٹو میں, وہ ترکی کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی, وہ سویڈن کو وہ ممبرشپ مل سکتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ شام سے ترک فوج کا انخلا شروع ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے نا ایک بیہائنڈ دا سین کام آلریڈی شروع ہو چکا تھا, لیکن ابھی تک جو ہے ترکی حافظ الاسد کی گورنمنٹ ان کو جو ہے ایک سیکیورٹی گارنٹی مانگ رہی تھی. وہ سیکیورٹی گارنٹی بشار الاسد کے ساتھ, بشار الاسد کے ساتھ اگر وہ سیکیورٹی گارنٹی ترکی کو مل جاتی ہیں تو ترک فوج کا بہت جلد ہی انخلا ہو سکتا ہے سیریا میں. اور ہو سکتا ہے شاید سیریا کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو جائے. سیریا کا مسئلہ جو ہے پیچیدہ مسئلہ کافی ہو چکا ہے, وہ شاید ختم ہو جائے گا. اور اپوزیشن کا بہت زیادہ جو ترکی کی جو سیریا کی جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ سینٹیمنٹل ٹائپ کا ریلیشن نہیں ہے جو اردوغان کا تھا. لہٰذا وہ ایک چیز ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اور باقی جو ہے آلریڈی مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ تعلقات آلریڈی بہتر بنانے کی کوششیں آلریڈی ہو چکی تھی, اس میں بھی تیزی آ جائے گی. لیکن جو سب سے اہم چیز یہ ہوگا کہ جو ابھی تک اردوغان نے جو ترکی کا قبلہ مڈل ایسٹ اور آرگنائزیشن آف ٹرکی کنٹریز کی طرف موڑ دیا تھا, وہ واپس یورپ کی طرف جائے گا. اچھا, سنا ہے اردوغان صاحب نے ملک کی فوج کو کافی حد تک کنٹین کیا, کنٹرول کیا ہے. وہ کیا کچھ ہے؟ چونکہ اس خطے کے ملکوں میں فوج کو کنٹرول کرنا خود اپنے آپ میں سرکار کے لیے مشکل کام ہوتا ہے, وہاں وہ کیسے کر پائے؟ سب سے اہم چیز جو اگر ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہم اردوغان کے پیریڈ کا, وہ اس نے آرمی کا عمل دخل یہاں پر سیاست میں بند کر دیا. یہاں پر پاکستان کی طرح ہر تقریباً آئے دن کو ہوتے تھے, اور یہاں جو سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں تقریباً 2 جج آرمی کے ہوتے تھے. آرمی کا یہاں پر انتہائی بہت ہی عمل دخل تھا سیاست میں. نیشنل سیکورٹی کونسل جو تھی وہ ابو کیبنٹ تھی, اس میں آرمی کے لوگ ہوتے تھے, اور آرمی کا جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں ایک اہم رول ہوتا تھا. اس کو اردوغان نے ختم کروا دیا, اور آرمی جو ہے کو سیویلین ڈیفنس منسٹری کے اندر رکھ ان کو اس کی تحویل میں دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی اور مسلم ملک میں اس طرح کی سچویشن اگر کہیں اور دوسرے مسلمان ملکوں کو طرف آپ دیکھیں جہاں پر جو کچھ تھوڑی بہت جمہوریت وغیرہ ہے, وہاں پر آرمی کا, فوج کا خاصا عمل دخل ہے, وہ اس نے یہاں بالکل ختم کرا دیا اس کو. اس کو میرے خیال میں, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے. ہاں, یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے. جی آرمی کو بالکل آرمی کو اس نے بالکل جیسے آرمی ہوتی ہے ویسے بنا دیا, اس کو سیاست سے اس کو بالکل الگ کرا دیا اس کو. بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا انکارا میں رہتے ہوئے, اور آپ نے جو انسائٹ بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے. چونکہ ویسٹرن میڈیا تو اس حد تک بتاتا رہا ہے کہ یہ جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد لوگوں میں بہت ناراضگی بڑھی ہے. آپ نے گراؤنڈ سے بتایا کہ وہاں اردوغان کو ہی وہ چننا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو جو کچھ بتایا گیا ہے, جو پلان بتائے گئے ہیں مکانوں کے بنوانے کے, دوسرے جو عوامی فلاح و بہبود کے, وہ شاید رک جائیں گے, اس لیے وہ اردوغان کے سپورٹ میں ہیں. تو یہ گراؤنڈ سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ بھروسے کے قابل ہوتی ہے. اور افتخار گیلانی نے جس طرح سے ترکی کے انکارا راجدھانی سے, اور وہ ملک کے مختلف حصوں میں گھومتے رہتے ہیں, وہ جو انفارمیشن بتائی ہے وہ کافی اہم ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. میری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ جہاں سے خبر ہو وہیں سے انفارمیشن حاصل کی جائے اور اپنے درشکوں تک پہنچائی جائے. آخر میں جیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند.
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔